हेलो, नमस्कार। स्वागत है आपका एमपीपीएससी क्लासेस के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पे। तो पेपर थर्ड के जो पार्ट बी है, साइंस, टेक्नोलॉजी एंड जन स्वास्थ्य, इसका हम आज टॉपिक उठाने वाले जो नया ऐड हुआ है, इथिनोबायोलॉजी। इथिनोबायोलॉजी के अनुप्रयोग, इंग्लिश में है एप्लीकेशन ऑफ इथिनोबायोलॉजी। ठीक है, तो आज हम ये टॉपिक को कवर करेंगे। देखिए, सबसे पहले ये समझ लीजिए कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन क्या आ सकते हैं। एक हम अगर टेंटेटिव देखें कि हमेशा जब भी पैटर्न चेंज होता है, तो देखा गया है कि जो हेडिंग रहती है वो एज़ इट इज़ पूछ ली जाती है, ठीक है? जैसी हेडिंग रहती है वैसी ही पूछ ली जाती है। हमेशा ये ट्रेंड रहा है। तो हो सकता है कि क्वेश्चन डायरेक्ट इथिनोबायोलॉजी के अनुप्रयोग के नाम से ही 5 नंबर में या 10 नंबर में वो पूछ लें। या फिर इथिनोबायोलॉजी की डेफिनेशन जो है 2 मार्कर में पूछ ले। तो इनमें से अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन बनता है तो हमारे पास उसके हिसाब से मटेरियल सफिशिएंट है। ये वीडियो बायलैंग्वेज है तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। पहली बात, इथिनोबायोलॉजी क्या है? तो ये वो अध्ययन है जो मानव और उसके जैविक वातावरण के बीच संबंधों पर केंद्रित होता है। यह विभिन्न संस्कृतियों के द्वारा पौधों, जानवरों व पारिस्थितिक तंत्रों के उपयोग और समझ को देखता है, जिससे कि चिकित्सा, भोजन, सांस्कृतिक प्रथाएं शामिल होती हैं। तो ये इसका डेफिनेशन हो गया। In English, ethnobiology is a study of the relationship between human and their biological environment, focusing on how different cultures use and understand plant animal ecosystem for various purposes including medicines, food, cultural practices। ठीक है, अगर आपको पूछता है इथिनोबायोलॉजी क्या है तो आप ये डेफिनेशन दे सकते हैं। सो बेसिकली इसमें पारंपरिक पारिस्थितिक ज्ञान और प्रथाओं के दस्तावेजीकरण और विश्लेषण शामिल है। In English, it comprises the documentation and analysis of traditional ecological knowledge and practices। इतना हम बताने के बाद फिर हम इसकी नेक्स्ट हेडिंग पे आ जाएंगे कि इथिनोबायोलॉजी की शाखाएं भी हैं। तो कौन कौन सी शाखाएं हैं? तो इथिनोबायोलॉजी में कई शाखाएं शामिल हैं जो मानव और जैविक वातावरण के बीच संबंधित विभिन्न पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करती हैं, जिसमें से हम कुछ शाखाओं को शामिल कर रहे हैं। पहली है इथिनोबॉटनी। इथिनोबॉटनी का मतलब क्या होता है? तो देखिए, हर शाखा की परिभाषा और उसका अनुप्रयोग मैंने ये शामिल किया है, ताकि अगर एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन आता है तो आप इसकी डेफिनेशन और अनुप्रयोग लिख के अपने आंसर को ज़्यादा अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकें। तो इथिनोबॉटनी का मतलब है, नाम से ही पता चल रहा है, बॉटनी जो पेड़ पौधों से संबंधित विज्ञान होता है। तो लोगों और पौधों के बीच के संबंधों का अध्ययन जो यह देखता है कि विभिन्न संस्कृतियां पौधों का उपयोग खाद्य, चिकित्सा, अनुष्ठान, अन्य उद्देश्यों के लिए कैसे काम करती है ना? तो इथिनोबॉटनी में क्या होगा कि जहाँ पे ट्रेडिशनल एक नॉलेज जो कि मनुष्य और पौधों के बीच के संबंध अलग-अलग तरह से, जैसे कि पूजा अनुष्ठान के लिए उपयोग हो या किसी चिकित्साई कार्य के लिए हो। फॉर एग्जाम्पल, हमारे घरों में तुलसी का पौधा होता है जिससे कि पूजा की जाती है। इसके अलावा घरों में जो है छोटे, अगर आप देखें, जो खाद्य फसलें हैं, ठीक है, सब्जियां हैं, ये सब होती हैं। फूलों के पौधे होते हैं, ठीक है, जो कि अलग अलग चीज़ों में यूज़ होते हैं। चिकित्सीय प्रयोग के लिए तुलसी यूजुअली सबके घरों में होता है। इसके अलावा अश्वगंधा, मुलेठी, ये सब होते हैं। इन सब का उद्देश्य क्या है? बड़े बड़े पेड़ जो होते हैं, पीपल है, वट वृक्ष है, ये बरगद के पेड़ हैं, इनका प्रयोग क्या है कि भाई आप इनको, ये हमारे जीवन और हमारी संस्कृति से जुड़े हुए हैं। तो बेसिकली इथिनोबॉटनी में हम उन पौधों का अध्ययन करते हैं जो कि किस किस चीज जिस जिसमें कि मनुष्य और पौधों के बीच के अलग अलग तरह के संबंध संबंधित होते हैं। ठीक है, सो इंग्लिश में डेफिनेशन देख लीजिए। द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन पीपल प्लांट फोकसिंग ऑन हाउ डिफरेंट कल्चर यूज प्लांट फॉर फूड, मेडिसिन, रिचुअल्स एंड अदर पर्पसेस। अलग अलग पर्पस के लिए कैसे आप उपयोग करेंगे। अब इसके एप्लीकेशंस की अगर हम बात करें तो पारंपरिक पौधों के उपयोग का दस्तावेजीकरण, मतलब डॉक्यूमेंटेशन, नई मेडिसिन के कैसे प्रयोग होता है, सांस्कृतिक महत्व को समझना, ये सब कुछ इसके अंतर्गत आ जाता है। इंग्लिश में अगर आप देखें तो डॉक्यूमेंटेशन किसका? ट्रेडिशनल प्लांट्स का, है ना। डिस्कवरिंग न्यू मेडिसिनल कंपाउंड्स, नए मेडिसिनल कंपाउंड्स की डिस्कवरी और कल्चरल सिग्निफिकेंस को समझना इसमें शामिल है। नेक्स्ट है इथिनोजूलॉजी। देखिए, जूलॉजी नाम आने से समझ में आ गया किससे किससे संबंधित होगा ये? मनुष्य और
जानवरों के बीच के अंतर संबंध की बात करेगा, है ना, सांस्कृतिक उपयोग व प्रतिधारणा क्या है जानवरों के प्रति, ये सब होगा। अब देखो इसमें आप ऐसे जो अगर हम जनरल सेंस में देखें तो आपने देखा होगा कि गौ माता की पूजा होती है, ठीक है, काउ एज अ वर्शिप और बहुत होली होली एनिमल की कैटेगरी में आता है। इसके अलावा जो है अभी इस सीजन में नाग पंचमी आती है तो जो है सांपों की पूजा हो रही है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखिए, अगर हम ट्राइब्स में देखें, जो इनका पिथोरा पेंटिंग होता है, पिथोरा पेंटिंग में आप देखोगे उसमें जानवरों को सिंबॉलिक वे में रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, जो कि कहीं ना कहीं उनके पितृ, उनके देवताओं का रिप्रेजेंटेशन होता है जानवरों के साइन के फॉर्म में। तो बेसिकली क्या हो रहा है, हम पौधे सॉरी लोगों और जानवरों के बीच के संबंधों का अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इथिनोलॉजी का पार्ट हो जाएगा। उसके प्रति हमारी धारणा क्या है, तो इसका अनुप्रयोग एप्लीकेशन क्या हो गया, जो हमारे हंटिंग के पैटर्न है, ठीक है, हमारी हंटिंग प्रैक्टिसेस है, डोमेस्टिकेशन है, पालतू जानवर बनाना, फिर इसके बाद एनिमल हस्बेंड्री है, पशुपालन जिसको कहते हैं, और कल्चरल बेनिफिट्स अबाउट एनिमल्स इसमें शामिल होते हैं। आप ये सब जो चीजें एग्जाम्पल भी इसमें कोट कर सकते हैं। फिर इथिनोफार्मेकोलॉजी, देखो फार्मेकोलॉजी का मतलब ही होता है चिकित्सीय और औषधि प्रयोग। तो पारंपरिक चिकित्सा और औषधि प्रथाओं का अध्ययन जो पौधे अन्य प्राकृतिक पदार्थों के उपयोग पर ध्यान केंद्रित करता है, वो होता है इथिनोफार्मेकोलॉजी। क्लियर है इतना? इथिनोफार्मेकोलॉजी का मतलब हो जाएगा कि जिसमें कि हम पारंपरिक जो ट्रेडिशनल हमारा मेडिसिनल एंड फार्मेकोलॉजिकल प्रैक्टिसेस हैं उस पे फोकस करते हैं, जिसमें प्लांट और एनिमल्स कोई भी नेचुरल सब्सटेंसेस शामिल होते हैं फॉर हीलिंग पर्पसेस। अब इसमें अनुप्रयोग में आप देख लोगे कि जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है, जैविक सक्रिय यौगिकों की पहचान, प्रभावशीलता की मान्यता और सतत प्रथाओं को बढ़ावा दिया जाता है इसमें, ठीक है। इसके साथ ही क्या हो रहा है कि आइडेंटिफाई बायो एक्टिव कंपाउंड इन ट्रेडिशनल मेडिसिन, वैलिडेटिंग देयर इफिशियंसी एंड प्रमोटिंग सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। आई होप कि ये बात क्लियर होगी कि बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, जो हमारी ट्रेडिशनल मेडिसिन और ये सारी, इसमें आप चाहें तो आयुर्वेदा को शामिल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप लिख सकते हैं कि आयुर्वेदा इसका एग्जांपल है। दूसरा, ट्राइब्स में जो ओझा ट्राइब्स होते हैं जो कि झाड़ फूक प्लस जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट से मेडिसिन बनाते हैं, आप उनके बारे में मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। मतलब इट कम्प्लीटली इसमें आप चाहें तो एमपी के जितने ट्राइब्स के जो छोटे छोटे से एग्जाम्पल्स हैं, आप इसको इसमें कोट कर सकते हैं। सहरिया ट्राइब जो है वो औषधि पौधों को ढूंढते हैं, उसकी पहचान करते हैं, आप चाहे तो उसको मेंशन कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स डाले जा सकते हैं, इससे आंसर और अच्छा लगेगा। इथिनो इकोलॉजी, देखो इकोलॉजी शब्द आने से ही हमको क्या समझ में आ जाता है कि हम हमारे एनवायरमेंट इकोसिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जब हमारे मनुष्य और उसके पारिस्थितिक तंत्र के बीच का जो अंतर संबंध होगा वो इथिनो इकोलॉजी में आएगा, और जिससे कि हमारी सांस्कृतिक गतिविधियां विकसित हुई हैं। तो इसको परिभाषित कैसे करेंगे कि विभिन्न संस्कृतियों द्वारा इनके पारिस्थितिक तंत्र को समझने और प्रबंधित करने के तरीके का अध्ययन जो होता है वो इथिनो इकोलॉजी के अंतर्गत आता है ना। इसके अनुप्रयोग क्या होंगे कि आप इसके थ्रू जो है पारंपरिक पारिस्थितिक ज्ञान का दस्तावेजीकरण करेंगे, सतत भूमि उपयोग की प्रथाएं जो हैं और जैविक विविधता का संरक्षण का प्रयास करेंगे। और अगर हम इंग्लिश में इसको देखें तो ये स्टडी है किसकी, के अलग अलग कल्चर्स को समझना, उसको मैनेज करना, उनके इकोसिस्टम, हमारे इकोसिस्टम को मैनेज करना, और इंटरैक्शन विद द एनवायरनमेंट एंड रिसोर्स मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस इसमें शामिल होता है। इसके एप्लीकेशन क्या होगा कि हर चीज, इथिनो इकोलॉजी हो, इथिनो बॉटनी हो, जुलॉजी हो, सब में डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस होता है। तो किसका डॉक्यूमेंटेशन होगा, ट्रेडिशनल इकोलॉजिकल नॉलेज का। यहाँ हर इसमें ट्रेडिशनल नॉलेज को ही डॉक्यूमेंटेशन किया जा रहा है उसका। सस्टेनेबल लैंड यूजेस, जैसे कि जो अ, जो झूम कृषि होती है या स्थायी कृषि होती है, या कृषि के जो अलग अलग तरीके होते हैं ना, फार्मिंग के, ऑर्गेनिक फार्मिंग है, नेचुरल फार्मिंग है ना, जैविक कृषि, वो सब कुछ इसमें आ जाता है क्योंकि हर क्षेत्र में अलग अलग तरीके होते हैं। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के एफर्ट्स उसमें शामिल किए जाते हैं। इसके बाद है इथिनोसोशियोलॉजी। इथिनोसोशियोलॉजी का मतलब क्या होता है, तो ये आप नाम से ही समझ सकते हैं
कि हमारा जो सोशल स्ट्रक्चर है, उसका सामाजिक संरचनाओं और संबंधों का अध्ययन, संस्कृतियों के अंदर सामाजिक संरचना और संबंधों का अध्ययन जो है जैविक संसाधनों के उपयोग से संबंधित होता है। नेचुरल रिसोर्सेज को आप यूज कर रहे हो और उससे जो आपकी सामाजिक संरचनाओं के जो इंटर रिलेशन है उसकी स्टडी, ये किस में आएगा? सोशियोलॉजी में। ये काफी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होता है, इसको जब पढ़ा जाता है। इसके एप्लीकेशंस में क्या होगा? समझना कि सांस्कृतिक मूल्य और सामाजिक गतिशीलता संसाधन प्रबंधन पर्यावरणीय प्रथाओं को कैसे प्रभावित करते हैं। अब इसकी डेफिनेशन इंग्लिश में अगर देखें तो द स्टडी ऑफ द सोशल स्ट्रक्चर एंड रिलेशनशिप विद इन कल्चर्स एज दे रिलेट टू द यूज ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज। एप्लीकेशन क्या होगा? अंडरस्टैंडिंग हाउ कल्चरल वैल्यू सोशल डायनामिक इन्फ्लुएंस रिसोर्स मैनेजमेंट एंड एनवायरमेंटल प्रैक्टिसेस। आई होप कि ये आपको क्लियर हुआ होगा। इसके बाद में नेक्स्ट है इथिनो क्लाइमेटोलॉजी। आप देखिए, पहले आप जो है इनको पॉइंट पॉइंट करके लाइन से लिख सकते हैं। इथिनो बॉटनी, इथिनो जूलॉजी, इथिनो इकोलॉजी, इथिनो फार्मेकोलॉजी, ये सारे ऐसे लाइन से। उसके बाद अगर एग्जाम में आपको ये 11 नंबर में आ रहा है तो आप सिर्फ ब्रांचेस के नाम लिख सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि आपके पास स्पेस है जहाँ आप एक एक लाइन में डिफाइन कर सकते हैं तो आप डिफाइन करके भी देख लीजिएगा। मतलब ये आंसर लिखने के तरीके आप पे कंप्लीटली डिपेंड करेगा कि इस पूरे मैटर को आप अपने आंसर में कितने ब्यूटीफुली उसको मैनेज कर सकते हैं, है ना? तो इथिनो क्लाइमेटोलॉजी का यहाँ पे मतलब क्या है? इथिनो क्लाइमेटोलॉजी का मतलब, देखो, क्लाइमेट का मतलब क्या होता है? जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरणीय परिवर्तनों को देखना। कहने का मतलब इसमें बेसिकली बहुत इंटरेस्टिंग ब्रांच होती है, जिसमें कि ये देखा जाता है कि बदलते हुए क्लाइमेटिकल चेंजेस के साथ में कोई भी कल्चर, कोई भी सोशल स्ट्रक्चर कैसे अपने आप को अडॉप्ट करने के लिए नए तरीकों को या नए उपायों को उसमें शामिल करता है। ठीक है, तो यहाँ वही बताया गया है, हम एक बार पढ़ लेते हैं। विभिन्न संस्कृतियों द्वारा जलवायु परिवर्तन और परिवर्तनीय परिवर्तनों को देखने, प्रतिक्रिया देने के तरीकों का अध्ययन जो है वो इथिनोक्लाइमेटोलॉजी के अंतर्गत आता है। मौसम के पैटर्न का पारंपरिक ज्ञान, जलवायु अनुकूलन की रणनीतियां, जलवायु परिवर्तन सांस्कृतिक प्रथाओं का प्रभाव इसमें शामिल किया जाता है। इथिनोक्लाइमेटोलॉजी द स्टडी ऑफ हाउ डिफरेंट कल्चरल perceives and respond to climate version and environmental changes. एप्लीकेशन, इसका एप्लीकेशन क्या है? देखो मैंने कहा था ना हर चीज में डॉक्यूमेंटेशन होगा। तो डॉक्यूमेंटिंग ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ वेदर पैटर्न, क्लाइमेट एडॉप्टेशन स्ट्रेटजी एंड इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। किसका इम्पैक्ट? इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन कल्चरल प्रैक्टिसेस। ये इसमें मेन चीजें हमको ध्यान रखनी होती है कि कोई भी कल्चर क्लाइमेट चेंज के साथ में क्या अडॉप्ट करता है। इसके बाद इथिनो एग्रीकल्चर। इथिनो एग्रीकल्चर जो है पारंपरिक कृषि प्रथाओं, जिसमें कि हमारी जैविक कृषि, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये सब कुछ आ जाता है। इसमें प्रणालियों के अध्ययन को देखा जाता है। संस्कृतियां फसलों और पशुओं को कैसे उत्पादन और प्रबंधन करते हैं। तो इसमें जो इंडिजिनस टेक्निक्स होती हैं, स्वदेशी तकनीक्स होती हैं, और फसलों की विविधता, कृषि की सांस्कृतिक पहचान की भूमिका को समझना इसमें शामिल किया गया है। इसमें डेफिनेशन में क्या आ जाएगा? स्टडी ऑफ ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस सिस्टम फोकसिंग ऑन हाउ कल्चरल कल्टिवेट मैनेज क्रॉप एंड लाइव स्टॉक। इसका एप्लीकेशन क्या होगा? अंडरस्टैंडिंग इंडिजिनस फार्मिंग टेक्निक, क्रॉप डाइवर्सिटी एंड रोल ऑफ द एग्रीकल्चर इन कल्चरल आइडेंटिटी। इसके बाद में एंथ्रोपोलॉजी। तो एंथ्रोपोलॉजी में आ जाएगा मानव के जैविक संसार के साथ इंटरैक्शन के सांस्कृतिक पहलुओं का अध्ययन, जो जैविक संसाधनों और सांस्कृतिक महत्व पे जोर देता है। देखो, मानव और जो हमारा जो पूरा नेचुरल नेचर है उसके बीच का अंतर संबंध क्या होगा? एंथ्रोपोलॉजी में, इथिनो एंथ्रोपोलॉजी में आ जाएगा। जैविक संसाधनों के सांस्कृतिक महत्व पे इसमें जोर दिया जाता है। मतलब कोई भी पौधा हो, जंतु हो, कोई पहाड़ पर्वत हो, चोटी हो, इन सब का जो सांस्कृतिक महत्व है उस पे यहाँ पे जोर दिया जाता है। ठीक है, तो जितने भी प्राकृतिक संसाधन है, वन, जल, भूमि, आकाश, जो भी है, उनके उपयोग से जो सांस्कृतिक विश्वास है, अनुष्ठान है, प्रथाएं हैं, उनकी खोज कैसे हुई, इस पे ध्यान दिया जाता है इथिनो एंथ्रोपोलॉजी में।
तो इसको इंग्लिश में मैं एक्सप्लेन कर दूं, द स्टडी ऑफ कल्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन इंटरैक्शन, किसके साथ में, विद द बायोलॉजिकल वर्ड, या इसको नेचुरल वर्ड भी हम कह सकते हैं, बायोलॉजिकल वर्ड की जगह अच्छा वर्ड हो जाएगा नेचुरल वर्ड, एम्फेसाइजिंग द कल्चरल सिग्निफिकेंस ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज। यहाँ पे किस पे एम्फेसाइज किया जाता है, बायोलॉजिकल रिसोर्सेज के सिग्निफिकेंस पे, और एप्लीकेशन क्या है, एक्सप्लोरिंग कल्चरल बिलीफ, रिचुअल्स, प्रैक्टिस रिलेटेड टू नेचर एंड रिसोर्सेज। ठीक है, इसमें ये शामिल कर दिया जाता है। इसके बाद है लास्ट, इथिनोबायोलॉजिकल कंजर्वेशन। यहाँ पे है कि जो पारंपरिक पारिस्थितिक ज्ञान है, कंजर्वेशन प्रैक्टिस इन्फॉर्म्ड बाय ट्रेडिशनल इकोलॉजिकल नॉलेज, और सूचित संरक्षण प्रथाओं का अध्ययन, मतलब कल्चरल वैल्यूज, कंजर्वेशन प्रैक्टिस इन्फॉर्म्ड बाय ट्रेडिशनल इकोलॉजिकल नॉलेज एंड कल्चरल वैल्यूज। और एप्लीकेशन क्या होगा, स्थानीय ज्ञान और परंपराओं को सम्मिलित व शामिल करते हुए संरक्षण रणनीतियां विकसित करना, डेवलपिंग कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी दैट रिस्पेक्ट एंड इनकॉर्पोरेट लोकल नॉलेज एंड प्रैक्टिसेस, फॉस्टरिंग कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। ठीक है, इसमें बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि जो स्थानीय ज्ञान परंपरा है उसको शामिल किया जा रहा है बायोडाइवर्सिटी के सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए। अब देखिए, अब हम जो सिलेबस में हेडिंग दी हुई है, इथिनोबायोलॉजी के क्या बोला है, इथिनोबायोलॉजी के अनुप्रयोग बोला है ना। तो हम पहले भारत के संदर्भ में देखेंगे और फिर मध्य प्रदेश के संदर्भ में देखेंगे। तो सिग्निफिकेंट एप्लीकेशन ऑफ इथिनोबायोलॉजी इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, तो पहले नंबर पे क्या आ जाएगा, हमने जो इतना बड़ा आप समझ ही चुके होंगे। सबसे पहले कृषि खाद्य सुरक्षा का देख लेते हैं, एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी। तो पारंपरिक फसलों की जो किस्में होती हैं, है ना, उसके बारे में जलवायु और भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग किस्मों की खेती की जाती है ना, ये इसमें आ जाएगा। फिर इथिनोबायोलॉजिस्ट जो होते हैं, इन किस्मों का अध्ययन करते हैं और अनुवांशिक विविधता को संरक्षित करते हैं, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को बढ़ावा देते हैं। जैसे कि केरल और वेस्ट बंगाल में कहा जाता है कि ये एक एग्जाम्पल हम कोट कर सकते हैं कि वहां पे जो धान की किस्म होती है, वेस्ट बंगाल और केरल में बारिश बहुत होती है, पानी बहुत होता है, तो वहाँ धान बहुत ज्यादा होता है ना, चावल। तो धान की किस्मों को पुनर्जीवित पुनर्जीवित किया जा रहा है ताकि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हो सके और क्लाइमेट चेंज के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो सके। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल हम कोट कर सकते हैं कि इंडिजियस राइस वैरायटीज इन द स्टेट ऑफ केरला एंड वेस्ट बंगाल आर बीइंग रिवाइव्ड एंड इंश्योर फूड सिक्योरिटी एंड रेजिलियंस अगेंस्ट अगेंस्ट यहाँ कट गया है नीचे का, अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। ठीक है, इसमें आ जाएगा। अब देखो, ट्रेडिशनल क्रॉप वैरायटी हो गया, है ना, एक सेकेंड, थोड़ा सा वो स्लाइड हैंग हो गया है, जस्ट अ मिनट। तो मैं आपको जो बता रही थी उसमें एक बार इंग्लिश में एक्सप्लेन कर दे रही हूँ कि जो ट्रेडिशनल फार्मिंग और के तरीके हैं, एप्लीकेशन में हम देख रहे थे, बस एक सेकेंड, यस। तो इंडियाज डाइवर्स क्लाइमेट एंड जियोग्राफिकल कंडीशन हैव लीड टू द कल्टीवेशन ऑफ न्यूमेरस ट्रेडिशनल क्रॉप वैरायटी। इथिनोबायोलॉजिस्ट क्या स्टडी करते हैं, इन ये जो वेराइटीज हैं उनको प्रिजर्व करना, जेनेटिक डाइवर्सिटी को प्रमोट करना, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ठीक है, इसके अंतर्गत ये आ जाएगा। फिर अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे इसमें है औषधीय पौधे और स्वास्थ्य देखभाल, आयुर्वेद और इसकी चिकित्सीय परंपरा। तो इथिनोबायोलॉजिस्ट जो है औषधीय पौधों के उपयोग का दस्तावेजीकरण करते हैं, जो आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध चिकित्सा जैसे पारंपरिक स्वास्थ्य देखभाल पद्धतियों में प्रयोग होते हैं। यह शोध पारंपरिक ज्ञान को संरक्षित करने और उनके औषधि यौगिकों की खोज में मदद करता है। जैसे कि क्या हो जाएगा, नीम का पेड़ पहला, दूसरा हो गया हल्दी, और मतलब ये हमने एक एग्जाम्पल के तौर पे दिया कि नीम का पेड़ है, हल्दी है, इनके औषधि गुण के बहुत ज़्यादा मेजर लेवल पे इस पे अध्ययन किया जा रहा है, इसके ऊपर रिसर्च की जा रही है, बहुत सारे इनके अलग अलग गुणों के ऊपर पेटेंट तक के रजिस्टर हो चुके हैं। तो बेसिकली क्या हो रहा है, औषधि पौधे और स्वास्थ्य देखभाल इसका एक एप्लीकेशन हो गया। पहले हमने कृषि देख लिया, दूसरा मेडिसिनल प्लांट एंड हेल्थ केयर में हो गया। तो आप आयुर्वेदा और ट्रेडिशनल मेडिसिन के बारे में बता सकते हैं। एक बार मैं आपको पढ़ के बता दूं, इथिनोबायोलॉजिस्ट डॉक्यूमेंट द यूज ऑफ मेडिसिनल प्लांट इन ट्रेडिशनल हेल्थ केयर सिस्टम लाइक आयुर्वेदा, यूनानी एंड सिद्धा। This research help in preventing traditional knowledge and
discovering new pharmaceutical compound. For instance, the neem tree, इसका scientific name है Azadirachta indica, and turmeric, curcuma longa, are widely studied for their medicinal properties. तीसरा हो जाएगा बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की। अगर हम बात करें तो जो सेक्रेड ग्रुप्स है, पवित्र उपवन, तो भारत के अलग अलग हिस्सों में पवित्र उपवन बनाए गए हैं जो धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के कारण स्थानीय समुदायों द्वारा संरक्षित वन क्षेत्र है। इथिनोबायोलॉजिस्ट क्या करते हैं, इन वनों के पारिस्थितिक मतलब इसकी स्टडी करते हैं, इसका डॉक्यूमेंटेशन का काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वेस्टर्न घाट है आपके, पश्चिमी घाट, मेघालय की खासी और जयंतिया पहाड़ियों में ऐसे सेक्रेट ग्रुप्स मतलब पवित्र उपवन जैव विविधता हॉटस्पॉट है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमने क्या किया, सेक्रेट ग्रुप्स फाउंड अक्रॉस इंडिया आर पैचेस ऑफ फॉरेस्ट प्रोटेक्टेड फ्रॉम लोकल कम्युनिटीज ड्यू टू देयर religious and cultural significance. Ethnobiologists work to document and understand the ecological and cultural importance of these groups, which are hotspot of diversity. Example includes the sacred groups in the Western Ghat and Khasi and Jayantia Hills of Meghalaya. ठीक है, इसके बाद अब हम आ जाएंगे सस्टेनेबल रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में हम बताएंगे। सस्टेनेबल रिसोर्स मैनेजमेंट में हम बता देंगे ट्रेडिशनल फिशिंग पैटर्न, पारंपरिक मत्स्य पालन प्रथाएं। जितने भी जो तटीय क्षेत्र हैं वहां पर पारंपरिक तरीके से आज भी मत्स्य पालन किया जा रहा है, तो इसका अध्ययन किया जा रहा है और इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। जैसे कि एग्जाम्पल में देखो, इसमें एग्जाम्पल दोगे तभी नंबर मिलेंगे, तो हम इसमें एग्जाम्पल क्या दे देंगे कि इसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो पारंपरिक मछलियों का एकत्रीकरण के उपकरणों का प्रयोग मछली की आबादी के प्रबंधन में किया जा रहा है, जिससे कि इसका बहुत ज्यादा दोहन भी नहीं होता और मछलियों की आबादी जो है मेंटेन भी रहती है। ये हो जाएगा, जिससे इकोसिस्टम पे कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। फॉर ट्रेडिशनल फिशिंग practices, the coastal regions traditional fishing practices are studied to promote sustainable fisheries. This is the word sustainable fishery, आप इसको कैपिटल वर्ड्स में लिख के भी हाईलाइट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल द ट्रेडिशनल यूज ऑफ फिश aggregating devices, fish aggregating devices in, इसको शॉर्ट में FADs भी कहते हैं, in the Andaman Nicobar Island helps in the managing fish population without extra ओवर एक्सप्लॉइटेशन, बगैर किसी ओवर एक्सप्लॉइटेशन के आप इसको मैनेज कर रहे हैं। नेक्स्ट हो जाएगा जलवायु परिवर्तन के एडॉप्टेशन। तो स्वदेशी ज्ञान प्रणालियां जो इंडिजियस नॉलेज सिस्टम है उसके थ्रू जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन कैसे किया जाए इस पे ध्यान दिया जाता है। जैसे मध्य भारत के भील, गोंड जनजातियां वाटर कंजर्वेशन की जो पारंपरिक प्रथाएं, चेक डैम, जल संचयन संरचनाओं का निर्माण करते हैं जो सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण साबित होते हैं। ये बहुत अच्छा पॉइंट आप डाल सकते हैं, जो कि आपके आंसर में आपने मध्य प्रदेश के बारे में मेंशन कर दिया कि भाई मध्य प्रदेश की या मध्य भारत की जगह आप मध्य प्रदेश लिख दीजिए। मध्य प्रदेश की भील और गोंड जो इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम, इंग्लिश में बता दे रही हूँ, biologists study how indigenous knowledge system contribute to climate change adaptation. For instance, the Bhil and Gond tribes of central India की जगह हम लिख देंगे मध्य प्रदेश have traditional practices for water conservation such as conservation of check dams, water harvesting structures which are crucial for drought prone areas. नेक्स्ट हो जाएगा सांस्कृतिक विरासत, परिस्थिति और पर्यटन। तो देखो, जो इथिनो इकोलॉजिकल ज्ञान को पारिस्थितिक पर्यटन के माध्यम से हम बढ़ावा दे सकते हैं, सांस्कृतिक विरासतों का संरक्षण कर सकते हैं, सतत आजीविका उत्पन्न करने की मदद करता है। अभी जो 3 पॉइंट्स यहाँ पे, पहला क्या हो गया, इथिनोलॉजिकल ज्ञान को पारिस्थितिक पर्यटन के माध्यम से बढ़ावा देना, सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने में और सतत आजीविका उत्पादन की मदद करना। ऐसे हम 3 पॉइंट करके भी इसको लिख सकते हैं। फिर उसके बाद एग्जाम्पल डाल देंगे।